कभी सोचा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली और सामाजिक नीतियां जो आज हम देखते हैं वो आखिर बनी कैसे? आज हम उन 5 बड़े और महत्वपूर्ण आयोगों की कहानी समझेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की बुनियाद रखी। तो ये है हमारा आज का सफर। हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे आज़ादी के ठीक बाद से लेकर एक-एक करके इन आयोगों ने भारत के भविष्य की पटकथा लिखी। शुरुआत होगी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, फिर स्कूलों के ढांचे पर आएंगे और फिर सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे अहम मुद्दों को भी छुएंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1948 में। भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है और देश के सामने सबसे बड़े सवालों में से एक ये था कि हमारे युवाओं के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सही रास्ता क्या होगा। तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग को बनाया गया। देखिए, चुनौती ये थी कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जाए जो मॉडर्न भी हो, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले, लेकिन उसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में भी मजबूती से जमी हो। आयोग ने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इसमें कई जबरदस्त सुझाव थे, लेकिन शायद सबसे बड़ा और दूरदर्शी आइडिया था यूजीसी का गठन। मतलब एक ऐसी संस्था बने जो हमारे विश्वविद्यालयों के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखे और उन्हें जरूरी फंडिंग दिलाने में भी मदद करे। और अगर इसे आसान शब्दों में समझना हो तो इस आयोग की रिपोर्ट ने ही भारत में हायर एजुकेशन की वो नींव रखी जिस पर आज भी हमारा पूरा सिस्टम खड़ा है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटीज की बात तो हो गई, लेकिन अब बारी थी स्कूलों की, क्योंकि भाई मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत ऊंची नहीं बन सकती, है ना। तो साल 1952 में डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में बना ये आयोग। इसका पूरा फोकस उन सालों पर था जो किसी भी छात्र के भविष्य को आकार देते हैं, यानी सेकेंडरी स्कूल। इस आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे विचार दिए जो आज भी हमें बहुत जाने पहचाने लगते हैं, जैसे कि 10+2 सिस्टम का सुझाव और सबसे ज़रूरी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर जोर देना, ताकि पढ़ाई सिर्फ किताबी ना हो बल्कि रोजगार दिलाने में भी मदद करे। इसका असर बहुत गहरा था। एक तरह से इसने पूरे भारत में हाई स्कूलों का जो ढांचा होता है उसे तय कर दिया, और वो आज भी काफ़ी हद तक वैसा ही है। फिर आया 1964 का कोठारी आयोग। इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर DS कोठारी ने, और इस आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इसने कहा कि हमें शिक्षा को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तरह से एक साथ देखना होगा, प्राइमरी से लेकर PhD तक। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसने पिछले आइडियाज़ को और आगे बढ़ाया। इसने 10+2+3 सिस्टम को औपचारिक रूप दिया और इस बात पर बहुत जोर दिया कि हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, अच्छी शिक्षा का बराबर मौका मिलना ही चाहिए। और इसका सबसे बड़ा योगदान क्या था? इसी आयोग की 1966 में आई रिपोर्ट के आधार पर 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। अब तक हम बात कर रहे थे शिक्षा के ढांचे की, लेकिन अब कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है और हम आते हैं सामाजिक न्याय के एक बहुत ही शक्तिशाली और अहम पड़ाव पर। 1 जनवरी 1979 को BP मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ। इसका काम सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये भारत के एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने के लिए बना था, और वो मुद्दा था सामाजिक असमानता का। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें सबसे अहम सिफारिश थी आरक्षण की, यानी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पिछड़ी जातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएं, ताकि उन्हें समाज में बराबरी पर आने और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और इसकी सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा असर डालने वाली सिफारिश थी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27% का आरक्षण। और जब 1990 में इसे लागू किया गया तो कहना गलत नहीं होगा कि इसने भारत की राजनीति और समाज की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए, अब समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और साल 2005 में आते हैं। इस बार ध्यान भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति पर केंद्रित किया गया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर समिति बनाई गई। इसका काम था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जमीनी हकीकत पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना। 2006 में आई इस समिति की रिपोर्ट ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ ये बताया कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा, रोजगार और बैंकिंग जैसी कई जरूरी सुविधाओं में बाकी समुदायों के मुकाबले काफी पीछे है।
तो इस अंतर को कम करने के लिए समिति ने कई ठोस सुझाव दिए, जैसे कि खास तौर पर शिक्षा और स्कॉलरशिप पर ध्यान देना और एक ऐसा कमीशन बनाना जो सबको बराबर मौके मिलने को सुनिश्चित करे। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसने भविष्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली सरकारी नीतियों को एक मजबूत, डेटा पर आधारित जमीन दी। तो चलिए इन सभी आयोगों को एक साथ एक नज़र में देख लेते हैं। ये क्विक रिवीजन टेबल आपको सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करेगी। राधाकृष्णन से लेकर सच्चर तक किसने कब और किस क्षेत्र में काम किया, सब कुछ यहाँ है। तो इन आयोगों का ये सफर एक ऐसे भारत की कहानी है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा है। पर ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। भविष्य की जो नई चुनौतियां हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज या मेंटल हेल्थ, उनके लिए हमें किन नए विचारों और किन नए आयोगों की जरूरत पड़ेगी।